हेलो दोस्तों, सुप्रभात। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आज इतिहास की हमारी अगली टॉपिक जिसका नाम है हर्षवर्धन, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो ये हर्षवर्धन जो थे, पहले इनके बेसिक जानकारी इनके बारे में यानी कि परिचय जान लेते हैं, फिर आगे बताते हैं। तो हर्षवर्धन का जो वंश था या राजवंश था वो था पुष्यभूति वंश। ठीक, पुष्यभूति वंश, या इसे दूसरा नाम दिया गया था वर्धन वंश। इनके सरनेम से लिया गया था नाम वर्धन वंश। ठीक, उसके बाद अब इनके शासन काल को जान लेते हैं। हर्षवर्धन का जो शासन काल था वो 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक था। ठीक, काल जो था किनका, शासन जब इन्होंने किया था, किन्होंने, हर्षवर्धन ने। इनकी राजधानी कौन सी थी? इनकी जो राजधानी थी वो थानेश्वर थी। तो पहले थानेश्वर थी, फिर बाद में जब ये सत्ता पे काबिज हुए तो इन्होंने क्या रख दिया, कन्नौज स्थानांतरित कर दी राजधानी। ठीक, अब इनके धर्म के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इनका धर्म था हिंदू, कुछ मान्यताओं में बौद्ध भी दिया गया है। ये कुछ लोगों का कहना था कि ये हिंदू ही थे, बाद में कोई बौद्ध नहीं किया था, बस बौद्ध के लिए कुछ काम किया था। लेकिन कुछ लोगों का कहना ही नहीं, बौद्ध धर्म ये धारण भी किए थे। तो ये हो गई कुछ बेसिक सी जानकारी। अब हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, इनके वंश के बारे में। अभी कल के टॉपिक में हमने बताया था गुप्त वंश के बारे में। जब गुप्त वंश का पतन होता है तो भारत में जो राज्य थे वो छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए थे। तो उसी टुकड़ों में से एक छोटा सा राजवंश का उदय होता है जिसका नाम था पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। ठीक, उसमें एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था प्रभाकरण वर्धन। ठीक, कौन से राजा थे? प्रभाकरण वर्धन। ठीक, ये तो ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। जब इनकी मृत्यु होती है तो इनके शासन सत्ता को इनके बेटे, जिनका नाम था राज्यवर्धन, इनकी सत्ता जो है इन्हीं को मिलती है, राज्यवर्धन को। राज्यवर्धन कौन थे? यही थे हर्षवर्धन के बड़े भाई। फिर उसके बाद इनकी एक बहन भी थी। किनकी? अब चाहे राज्यवर्धन का कह लीजिए चाहे हर्षवर्धन का, जिसका नाम था राज्यश्री। फिर इन्होंने विवाह कर लिया। किसके साथ विवाह किया? ग्रह वर्मन के साथ। जब इनका विवाह होता है तो उस टाइम के जैसे विवाह होता है, फिर उसके बाद एक माल्य राजा जिनका नाम था देवगुप्त, इन्होंने ग्रहवर्मन के ऊपर आक्रमण कर दिया और इनके राज्य को हथिया लिया, यानी उस पर शासन करने लगे। और इनकी जो पत्नी थी राज्यश्री या हर्षवर्धन की बहन को बंदी बना लिया। बंदी बना के इनको कैद कर लिए। फिर उसके बाद एक दिन एक सूचना आती है राज्यवर्धन के पास कि आपके बहन राजश्री के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। यह बात सुनकर इनको बहुत दुख हुआ। तो इन्होंने तुरंत अपनी सेना भेजी और आक्रमण करवा दिया। किनके ऊपर? देवगुप्त के ऊपर।
और इनके ऊपर विजय प्राप्त कर ली और राज्यश्री को आज़ाद करवा लिया। इतना ही बीतता है कि कुछ दिन के बाद एक गौड़ शासक जिनका नाम था शशांक, इनके राज्य में प्रवेश करता है। किनके? राज्यवर्धन के। ये दोस्ती के रूप में प्रवेश करता है और धीरे धीरे इसकी चाल को ये समझ नहीं पा रहे थे और बाद में इनकी मृत्यु का कारण बनता है, यानी कि इनके धोखे से इनकी मृत्यु कर देता है, इनको मार देता है। फिर उसके बाद शासन करने लगता है कन्नौज पर या फिर थानेश्वर पर। फिर कुछ दिन के बाद क्या होता, यह बात सुनकर हर्षवर्धन जो इनका छोटा भाई था वो आक्रामक मुद्रा में आए और इन्होंने इनके शशांक के ऊपर हमला कर दिया। किसके ऊपर? शशांक के ऊपर हमला कर दिया और शशांक पर विजय प्राप्त कर ली, यानी अपने राज्य को पुनर्प्राप्ति कर ली, दोबारा अपने राज्य को प्राप्त कर लिया। और कब प्राप्त किया? 606 ईस्वी में वो राजा बने। कहाँ के? कन्नौज के। राज सिंहासन पे कब बैठे ये? 606 ईस्वी में। इस प्रकार ये राजा तो बन गए, राज्य शासन भी अच्छा चल रहा है। फिर इसके बाद इनकी उपलब्धियों के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। दूसरी टॉपिक पे आते हैं, हर्षवर्धन की रचनाएं। हर्षवर्धन की रचनाओं में वो एक प्रकांड विद्वान पंडित भी थे, खुद एक रचनाकार भी थे और रचनाओं में बड़ा विश्वास था इनका। इसका उदाहरण हम ले सकते हैं, एक कवि हुआ करते थे जिनका नाम था बाणभट्ट। इन्हीं के दरबार के प्रमुख कवि हुआ करते थे। इनकी बात तो छोड़ दीजिए, ये खुद ही इतने बड़े रचनाकार थे कि इन्होंने 3 नाटकों की रचना की थी। वो नाटक कौन कौन से हैं? रत्नावली, ये रचनाएं हैं उनकी, ठीक, रचना। एक हो गया रत्नावली, प्रियदर्शनी, तीसरा कौन सा था? एक था नागानंद। ये तीनों रचनाएं जो थी कौन सी भाषा में थी? संस्कृत भाषा में थी। दूसरी चीज है, इन रचनाओं के बाद जो एक व्यक्ति हुआ करते थे इनके शासन में जिनका नाम था ह्वेनसांग, एक चीनी यात्री थे। इनके शासन में एक बहुत बड़ी घटना मानी गई थी जब ह्वेनसांग का आगमन हुआ था और एक बहुत बड़े इंपॉर्टेंट भी थे इनके लिए। क्यों इंपॉर्टेंट थे? क्योंकि भारत के ऊपर इन्होंने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम था, ह्वेनसांग ने एक किताब लिखी थी जिस किताब का नाम था CUQ। इन ह्वेनसांग को एक और उपाधि भी दी गई थी। ये यात्री जो थे, यात्रियों के राजकुमार कहलाते थे। कौन? ह्वेनसांग। ये क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता था? तो किसे कहा जाता था? ह्वेनसांग को। इतना ही नहीं, ये 637 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय जो था उस टाइम का, उसमें भी इन्होंने विजिट किया था। ठीक। दूसरी चीज, ये ह्वेनसांग ही थे जिन्होंने ये बताया था अपनी किताब में कि उनके समय में मथुरा जो थी वो सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध थी और वाराणसी रेशमी वस्त्रों के लिए। वाराणसी रेशमी वस्त्रों के लिए।
इसी से लगता हुआ एक चीज और जान लेते हैं कि कुछ जो चीनी यात्री थे, इन्होंने भारत को भारत नहीं कहा था। भारत के जगह पे इन्होंने जिन शब्दों का प्रयोग किया था उनका नाम था, एक तो थियान्तु और दूसरा था इंतु। तो ये बिल्कुल क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि हर्षवर्धन या वर्धन काल या जो भी कुछ था, चीनी यात्रियों ने, ऐसे भी पूछ सकता, चीनी यात्रियों ने भारत का नाम की संज्ञा किसे दी थी, या फिर भारत की जगह पे किस शब्द का प्रयोग किया था। तो कौन सा शब्द था, थियान्तु या इंतु। ये तो था ह्वेनसांग के बारे में जानकारी। अब हम थोड़ा सा इनके धार्मिक जीवन पर प्रकाश डाल लेते हैं। वैसे हर्षवर्धन को जो है पहले तो शिव और सूर्य का उपासक माना जाता था, फिर बाद में जो है इन्होंने बौद्ध धर्म धारण किया था, ऐसा लोगों का मानना है। पहले क्या था, शिव व सूर्य का उपासक मानते थे। बाद में क्या हो गया, बाद में कुछ लोगों का मानना है बौद्ध धर्म ही अपना लिए। इनके नाम से बहुत सारी उपलब्धियां हैं अलग अलग। जैसे बताया जाता है कि एक बार इन्होंने कन्नौज में एक बहुत बड़े एक धार्मिक मेले का आयोजन किया था, यानी कि विशाल धर्म सभा। कहाँ पे किया था, कन्नौज में विशाल धर्म सभा का आयोजन किया था, जो 23 दिन चला था, 23 दिन तक चला था। और इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष जो थे वो थे ह्वेनसांग। इस मेले में बहुत सारे लोग आए हुए थे, कई राजा भी थे, बौद्ध भिक्षु भी थे, कवि भी थे, बहुत सारे लोग आए थे इस मेले में। बहुत बड़ा मेला माना जाता उस टाइम का। ये हो गया। इनके धार्मिक जीवन से संबंधित एक घटना और भी प्रचलित है, जो था ये हर 5वें वर्ष प्रयाग के संगम में एक परिषद या एक मीटिंग का आयोजन करते थे, जिसका नाम था मोक्ष परिषद। हर 5वें वर्ष मोक्ष परिषद का आयोजन करते थे। कहाँ पे करते थे, मोक्ष परिषद प्रयाग के संगम में। ठीक, इसके बारे में 2-3 बातें हैं जो हम जान लेते हैं। इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब इस मेले में जाते थे या इस परिषद में ये जाते थे, तो ये अपना जितना भी एकत्रित हुआ धन रहता था सब दान कर देते थे। और दान भी इस तरीके से करते थे कि उनके वस्त्र तक दान कर देते थे। वस्त्र पहनने के लिए नहीं होता था, वो अपने बहन से लेते थे, यानी अपने बहन राजश्री से मांग के वस्त्र धारण करते थे। इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये तो हो गया इनका धार्मिक जीवन। अब इनके लास्ट में इनके थोड़ा मृत्यु के बारे में भी जान लेते हैं। मृत्यु की दृष्टि से देखा जाए तो पहले थोड़ी सी चीज़ें और जान लेते हैं। जैसे इनका जो शासन था, जो छोटे छोटे गुप्त काल में जो छोटे छोटे टुकड़ों में राज्य बटे हुए थे, जब ये सिंहासन पर बैठते हैं तो सबको एकत्रित किए, अलग अलग राज्यों पे आक्रमण करके या जिस तरीके से भी हो सका वो सबको इकट्ठा किए थे। यानी कि पूर्व में देखेंगे तो बंगाल और असम, यहाँ सब तक इनका राज्य था, बाकी उत्तर भारत में पूरा था ही। हाँ, ये दक्षिण भारत जो नर्मदा नदी जहाँ पड़ती है, नर्मदा नदी के उस पार तक इनका शासन नहीं था, इसी पार तक था। तो बार बार इनके राज्य में या इनके सभा में इस बात की चर्चा होती थी कि जो है कैसे दक्षिण भारत में विजय प्राप्त किया जाए। तो इनके जो युद्ध पर्यवेक्षक थे, तो इन्होंने एक प्लान दिया इनको कि जो है कैसे क्या करना है, युद्ध कैसे किस तरीके से जीतना है दक्षिण भारत को। इसी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने
दक्षिण भारत पर आक्रमण तो कर दिया। उस टाइम पे दक्षिण भारत में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय यही उस टाइम पे दक्षिण भारत में शासन करते थे, और जिसने भी इनको इस चीज़ को बताया था दक्षिण भारत में आक्रमण करना, वहाँ पे कोई कमज़ोर राजा है, वो गलत बताया था। ऐसा कुछ नहीं था। पुलकेशिन द्वितीय एक बहुत महान राजा थे। उनसे जब इनका यमुना के तट पर, सॉरी नर्मदा के तट पर जब युद्ध होता है तो वहाँ पे पुलकेशिन द्वितीय हर्षवर्धन को परास्त कर देते हैं। ये इनकी हार थी। उसके बाद जीवन में देखा जाए इनके मृत्यु के बारे में बहुत स्पष्ट नहीं है, अज्ञात कारणों से इनकी मृत्यु हो गई थी। किनकी? हर्षवर्धन की। दूसरी चीज़ है इनके राजवंश में कोई बचा भी नहीं था। क्यों? क्योंकि इनकी पत्नी, इनका नाम था दुर्गावती, पत्नी का नाम क्या था? दुर्गावती। दुर्गावती। इनके 2 पुत्र भी थे, जिसका नाम था वाग्यवर्धन एक थे, दूसरा था कल्याणवर्धन। लेकिन इन पुत्रों की हत्या पहले ही एक मंत्री ने कर दी थी, जिससे इनके वंश में कोई बचा नहीं था हर्षवर्धन के। और जब इनकी मृत्यु हो गई तो उसके बाद इनका राज्य जो पूरी तरीके से, भारत के जो राज्य थे वो पूरी तरीके से छीन हो गए, इधर के उधर हो गए। तो एक भारतीय इतिहास में इनका, हर्षवर्धन का बहुत बड़ा योगदान है, कई क्षेत्रों में है। इनकी युद्ध की सेनाएं जो थी वो भी बहुत मजबूत थी, इन्होंने बहुत काम किया था, संख्याओं की संख्या से लेकर सारी चीज़ों पर बहुत मेहनत किया था। और ये बहुत उदारवादी थे। ये राज्य भ्रमण पर खुद ही निकलते थे। ये दिन को 3 टाइम में बांटे हुए थे, और देखा जाए तो ये करवर के मामले में बहुत अनुकूल थे, करवर ज़्यादा नहीं लगाए थे। तो इसी प्रकार जो है ये बहुत उदारवादी राजा माने जाते थे और लोकप्रिय भी थे। ठीक, इसी के साथ इतना ही। धन्यवाद।